जय हिंद दोस्तों। आज हम YouTube पर बजट की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम बजट से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी क्या कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम थोड़ा सा भी अपना समय बिना गवाए हुए हम चालू करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये है बजट जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? 112 में। तो आर्टिकल 112 में बजट के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसके प्रावधान का उल्लेख किया गया है? बजट के। लेकिन मेन दिक्कत यह है ना कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट नाम का शब्द नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वार्षिक वित्तीय विवरण है क्या। इसके पहले हम एक बात की जानकारी आपको देना चाहते हैं कि बजट जो शब्द है ना, इसका सामान्य अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट का सामान्य अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट का सामान्य अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बजट के स्थान पर भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। वार्षिक को एनुअल कहा जाता है, फाइनेंशियल वित्तीय को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कहा जाता है, और विवरण को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, विवरण को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहा जाता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? वार्षिक का मतलब होता है वित्त वर्ष। कौन सा वर्ष? वित्त वर्ष। और भारत का जो वित्त वर्ष है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत का वित्तीय वर्ष कितना होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक साल हो गया। तो एक साल हो गया ना। और वित्तीय का मतलब होता है पैसा से रिलेटेड। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, अगर नहीं होगा हमारे पास पैसा तो हम किसी वस्तु को बेचेंगे। माने दिक्कत यह है ना कि पैसा जो है ना, यह खरीद और बिक्री पर डिपेंडेंट है, यानी कि आय और व्यय पर। तो आय और व्यय की जो यह प्रणाली है, इसे ही वित्तीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वित्तीय। अब विवरण का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट, एक चार्ट। क्या होता है? एक चार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ होता है कि एक वर्ष के अंदर, अब ध्यान दीजिएगा, यह एक वर्ष हमारे अनुसार नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय से संबंधित अनुमानित आंकड़ा या स्टेटमेंट क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये जो बजट है ना, इसके 6 चरण होते हैं। टोटल 6 चरण होते हैं बजट के। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं बजट के। अब बजट के जो 6 चरण होते हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 6 चरण के बारे में समझिए। पहला क्या है? तो पहला है बजट को पेश करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? बजट को पेश करते हैं। बजट को क्या करते हैं? पेश करते हैं, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या करते हैं? पेश करते हैं। अब वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? एक वर्ष का क्या है? लेखा जोखा है। तो एक साल में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इस बात को संसद के पटल पर क्या करते हैं? हम पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बजट को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। उसके बाद इस बजट के ऊपर क्या होती है? बहस होती है, यानी बजट पर बहस करना, बजट पर बहस होती है। ये दूसरा हमारा चरण हो गया, यानी कि जो भी हम वार्षिक वित्तीय विवरण बनाए हैं, एक साल में हमको हई करना है, हऊ करना है, हई करना है, हऊ करना है, उसके ऊपर संसद के पटल में क्या होगी? बहस होगी, चर्चा होगी। कौन दिक्कत समझने में? उसे बहस कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा चरण था बहस करना। तीसरा चरण है कि जिस विभाग से रिलेटेड हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, उस विभाग के जो भी विभागीय समिति है, उस विभागीय समिति के द्वारा जांच किया जाएगा। विभागीय समिति के द्वारा क्या किया जाएगा? जांच किया जाएगा कि जो हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और बजट में जितनी राशि हम दिखला रहे हैं वह एक्यूरेट में सही है या नहीं है। तो विभागीय समितियों के द्वारा क्या किया जाता है? जांच किया जाता है।
अब इसके बाद क्या होता है ना कि जो बजट पेश करने वाला होता है यानी कि जो सरकार होती है वह सरकार अनुदान मांग करती है। सरकार क्या करती है? अनुदान मांग यानी एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए पहले हम 500 करोड़ में पुल बनाने का ठेका ले लिए, लेकिन 2 साल लग गया उसको पास उस करवाने उड़वाने में, तब तक मान लीजिए कि पुल बनने का खर्चा अब हो गया 700 करोड़। अब 200 करोड़ कहां से आएगा? तो 200 करोड़ का अनुदान मांग करेगी कौन? सरकार। तो ये अनुदान मांग सरकार करती है, लेकिन इस अनुदान मांग के खिलाफ कटौती प्रस्ताव लाता है विपक्ष। विपक्ष कहता है मान लीजिए कि 2 साल में महंगाई बढ़ा है, 2 साल पहले ही आप सब गिट्टी बालू छड़ सब खरीद के रख लिए, कौन दिक्कत समझने में, तो उसका यूज कीजिएगा पुराना सामान का। और आप क्या कर रहे हैं? अनुदान मांग के तौर पर 200 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, काहे के लिए? बगल ही भरने के लिए, एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कटौती प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष लाता है, कौन दिक्कत समझने में। इसके बाद जो होता है, इसके बाद वाला चरण उसका नाम है विनियोग विधेयक, और उसके बाद वाला जो चरण है उसे वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है। किस विधेयक के नाम से? वित्त विधेयक के। तो ये 6 चरण है कौन सा? बजट के। तो बजट के 6 चरण कौन कौन सा है? सबसे पहला बजट को पेश करना, दूसरा बजट के ऊपर बहस करना, तीसरा विभागीय समितियों के द्वारा जांच किया जाता है, चौथा अनुदान मांग की जाती है या कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, पांचवा कौन सा है? विनियोग विधेयक लाया जाता है, छठा कौन सा है? वित्त विधेयक लाया जाता है। तो ये 6 क्या है? बजट के चरण है। ये 6 क्या है? बजट के चरण है, ठीक है। अब इन 6 चरण के ऊपर हम अलग अलग से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अलग अलग से क्या करेंगे? हम इसके 6 चरण के ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है स्टैटिक्स टाइप का, बजट से रिलेटेड, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए बजट क्या है ना कि बजट को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है आम बजट और एक होता है रेल बजट। तो रेलवे से रिलेटेड जो भी बजट है ना उसे रेल बजट कहा जाएगा, और इसके अलावा जितना भी बजट है वो सब क्या हो जाएगा? आम बजट हो जाएगा, ठीक है। बजट को तो आप लोग समझ गए होंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी ट्रेन और रेल से संबंधित 1 साल में आप रेलवे का कितना विस्तार किए हैं, चाहे करेंगे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जिस बात का अगर चर्चा किया जाएगा तो उसे रेल बजट कहा जाएगा। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी क्षेत्र में कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में क्या कीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कीजिएगा, रक्षा के क्षेत्र में क्या कीजिएगा, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में क्या कीजिएगा, सड़कों के क्षेत्र में क्या कीजिएगा, पुल बनाने वाले क्षेत्र में क्या कीजिएगा, इन सभी क्षेत्रों में 1 वर्ष में आप क्या करना चाह रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आम बजट कहा जाता है। तो बजट 2 टाइप के हो जाता है यहाँ पर, एक आम बजट होता है, एक रेल बजट होता है, ये 2 भाग हो गया। अब समझिएगा, अब हम लोग इससे संबंधित स्टैटिक्स टाइप का 2 पॉइंट उठाते हैं, ठीक है, और दोनों पॉइंट में 2 समितियों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक है एक वर्थ समिति और एक है विवेक देवराय समिति। ध्यान दीजिएगा, 1921 ईस्वी में एक वर्थ समिति का गठन किया गया, और एक वर्थ समिति से यह कहा गया कि आप जाकर जांच कीजिए कि यह जो आम बजट और रेल बजट है इसको एक साथ रखना सही है कि इसको अलग अलग करके चलाना सही है, यानी अलग रखना सही है। एक वर्ष समिति 3 साल तक जांच की, और 3 साल के जांच के बाद परिणाम के रूप में एक वर्ष समिति 1924 ईस्वी में यह बताया कि यह जो रेल बजट और आम बजट है ना इसको अलग अलग रखना है। क्या रखना है? इसको अलग अलग रखना है। रेल बजट अलग होना चाहिए, आम बजट अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, एक वर्ष समिति का गठन 1921 ईस्वी में किया गया, जिसने 1924 ईस्वी में अपने रिपोर्ट को सौंपते हुए यह बतलाया कि ये जो बजट है इसे अलग अलग रखा जाएगा, आम बजट को अलग और रेल बजट को अलग। लेकिन 2017 ईस्वी में आया बीजेपी जी का सरकार, और बीजेपी ने क्या किया? विवेक देवराय समिति का क्या किया? गठन किया। और यह जो विवेक देवराय समिति है इसने कहा कि अब रेल बजट आम बजट अलग अलग ना रहो, अब एक के में क्या कर देना है? मिला देना है, एक में इसको क्या कर देना है? पैक कर देना है, ठीक है। तो रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया? एक में मर्ज कर दिया गया। किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। कब? 2017 ईस्वी में। कब? 2017 ईस्वी में। तो ये था स्टैटिक्स टाइप की जानकारी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन सभी के बारे में चर्चा होगा। सबसे पहले पेश करना, यानी कि बजट को क्या करना? पेश करना। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझिए। देखिए, आर्टिकल 112 में लिखा गया है कि बजट को कौन पेश करेगा? भारत का राष्ट्रपति पेश करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं
आर्टिकल 112 में लिखा गया है कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण किसके द्वारा पेश किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय वर्ष में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है ना स्वयं पेश न करते हुए बजट को किससे पेश करवाते हैं, वित्त मंत्री से पेश करवाते हैं। अगर मान लीजिए कि वित्त मंत्री नहीं रहे, अगर मर उड़ गए, चाहे कुछ हो गया वित्त मंत्री को, अगर वित्त मंत्री नहीं रहेंगे बाबू, तो वित्त मंत्री नहीं रहेंगे तो किसी भी मंत्री से पेश करा दिया जाएगा। चाहे लोकसभा में बैठे सरकार पक्ष के किसी भी सदस्य से बजट को पेश कराया जा सकता है, किसी भी सांसद से जो कि सरकार का पक्ष रख रहा हो। ठीक है ना, लेकिन मेन अधिकार बजट पेश करने का किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं देगा तब आप लोग खोजिएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी ऑप्शन में नहीं रहे तब आप जाइएगा वित्त मंत्री की तरफ। अगर वित्त मंत्री भी ऑप्शन में नहीं रहे तब आप खोजिएगा सरकार पक्ष का कोई सांसद। अगर सरकार पक्ष का सांसद भी नहीं रहे तब आप बुझिएगा तब सरकार क्वेश्चन बाबू, बात समझ में आया, तब सरकार नहीं है भाई, बात समझ रहे हैं ना। अब बताइए सरकार पक्ष के कोनो सांसद नहीं है तब सरकार कहां से भाई, तब सरकार खत्म हो गई लोग, बात समझ रहे हैं ना। चलिए आइए यहाँ पे पॉइंट। तो राष्ट्रपति जो है वित्त मंत्री से बजट को क्या कराते हैं, पेश कराते हैं। लेकिन आर्टिकल 112 में लिखा गया है कि बजट पेश करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2017 ईस्वी में विवेक देवराय समिति आया था, बजट को लेकर कुछ कांड किया, ठीक है ना, यानी एक में मिलाने का काम किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा वर्ष 2017 के पहले, 2017 के पहले जो बजट था ना उसको फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था 2017 के पहले। लेकिन 2017 के बाद जो था ना, एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, उस समिति, एक समिति का गठन किया गया जिस समिति का नाम था शंकराचार्य समिति। तो शंकराचार्य समिति के सिफारिश पर यह बताया गया कि 2017 के बाद जो बजट पेश किया जाएगा ना, इसे फरवरी माह के पहले सप्ताह में पेश किया जाएगा। बात खत्म, बोलने के समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2017 के पहले बजट को फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, ठीक है, जिसे शंकराचार्य समिति के सिफारिश पर वर्ष 2017 के बाद फरवरी माह के पहले सप्ताह में पेश किया जाने लगा। कौन दिक्कत समझने में, यही एक छोटा सा पॉइंट था। अब कुछ स्टैटिक्स टाइप के हम लोग प्रश्न देखे, पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें स्टैटिक्स टाइप में पहला पॉइंट है कि फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, पहला जो बजट है भारत का पहला बजट, फर्स्ट बजट, भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में पेश किया गया। कब पेश किया गया, 1860 ईस्वी में। किसके द्वारा पेश किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है ना। तो जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में क्या किया गया, पेश किया गया। कब किया गया पेश, 1860 ईस्वी में क्या किया गया, पेश किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, यानी हमें स्वतंत्रता 1947 में मिल गई, तो स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किनके द्वारा पेश किया गया था, तो सन्मुखम चेट्टी के द्वारा, सन्मुख चेट्टी के द्वारा, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, सन्मुखम चेट्टी के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग तो स्वतंत्र 1947 में हुए, लेकिन गणतंत्र 1900 के कब हुए, 1950 में। गणतंत्र कब हुए, 1950 में। तो क्वेश्चन पूछेगा, गणतंत्र होने के बाद, गणतंत्र होने के बाद या भारतीय संविधान लागू होने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। ज्यादा पेपर में यही देता है जॉन मथाई वाला, ठीक है ना। तो जॉन मथाई के द्वारा क्या किया गया, पेश किया गया स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ अगर स्टैटिक्स टाइप पे चर्चा करें तो एक पॉइंट और दिमाग में बिठा के रखिएगा। ऐसे भारत में 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने बजट पेश करने का भी काम किया है, जिन्होंने बजट को क्या किया है, पेश किया है। कौन कौन, तो पहले नंबर पर आते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था, बजट को पेश किया गया था। दूसरे नंबर पर हमारे आती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के बारे में एक और बात जान लीजिए, इंदिरा गांधी पहली महिला है जिसके द्वारा क्या बजट को पेश किया गया था, जिसके द्वारा बजट को क्या किया गया, पेश किया गया था। इंदिरा गांधी हो गई दूसरी प्रधानमंत्री, और तीसरे प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, ठीक है। तो बजट कितने प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया गया बाबू,
तीन। कितने प्रधानमंत्री के द्वारा? तीन प्रधानमंत्री के द्वारा बजट को पेश किया गया। कितने प्रधानमंत्री के द्वारा? तीन। आप लोग बोल सकते हैं बाबू, बोलिए ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पता है इतना संख्या में आप लोग है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे यूट्यूब पर तो हम जाना चाहिए ना आप लोगों का भी आवाज, कौन दिक्कत समझने में। तो थोड़ा सा बोलते भी रहिए, धीरे धीरे बोलिए एकदम, लेकिन बोलते रहिए, कौन दिक्कत समझने में। अब ध्यान दीजिएगा, आइए पॉइंट पर। तो ऐसे तीन प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने क्या किया? बजट को पेश किया था। एक नंबर में कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दो नंबर में कौन है? इंदिरा गांधी। तीन नंबर में कौन है? राजीव गांधी। ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने क्या किया? बजट को प्रस्तुत किया था, ठीक है। पहली महिला सदस्य कौन थी जिसने बजट प्रस्तुत किया? तो इंदिरा गांधी। और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जिसने बजट प्रस्तुत किया। कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है। कौन? इंदिरा गांधी। ध्यान दीजिए, अगर बात करा जाए ना कि सबसे ज्यादा बार बजट को कौन पेश किया है, तो सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार बजट को पेश करने का काम मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। कई बार इन्होंने बजट को पेश किया है? 10 बार। कई बार बजट पेश किया है? 10 बार। लेकिन अब शायद आ जाएगा हमारा नाम निर्मला सीतारमण का। देखिए आप लोग डाटा जो है इसको देख लीजिएगा गूगल करके कि निर्मला सीतारमण के द्वारा कितना बार बजट को पेश किया गया है। हमें लग रहा है कि ये भी पहुंचे गए हैं कगार पर, ठीक है ना। लेकिन अब याद करके रखिएगा, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई के द्वारा। कितना बार? 10 बार, ठीक है ना। कितना बार बजट पेश किया गया है? 10 बार। अब एक और बात आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये जो बजट हम कर रहे हैं ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां को पेश किया जाता है? लोकसभा में। यानी कि बजट को किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। निम्न सदन में कि उच्च सदन में? निम्न सदन में। पहला सदन में कि दूसरा सदन में? पहला सदन में। युवाओं के सदन में कि बूढ़ों के सदन में? युवाओं के सदन में। देख रहे हैं, लड़का सब तूफान हो गए। चलिए, तो ये जो बजट है ना, इसको केवल कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बजट के पेश करने के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अब बहस के ऊपर थोड़ा सा, तब बजट जो होता है ना, बजट के ऊपर 3 से 4 दिन तक आम रूप माने आम बहस होता है, ठीक है। कितना दिन तक? 3 से 4 दिन तक आम बहस होता है, ठीक है। किसके ऊपर? बजट के ऊपर। तो बजट के ऊपर बहस कितना दिन तक होता है? 3 से 4 दिन तक। खूब सांसद महोदय भर ढीर ठूस के जाके संसद भवन में बैठ के हो करते रहते हैं। कौन दिक्कत समझने में? कौन बात होगा एकदम लगते हैं चौकी पीटने। कौन दिक्कत समझने में? हमको मंजूर ना हो करते हैं, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है ना। तो बजट पर बहस वही होता है, 3-4 दिन तक यही अपना शक्ति प्रदर्शन लोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है विभागीय समितियों द्वारा जांच। अलग अलग विभाग, जैसे मान लीजिए कि रेल मंत्रालय एक है, तो रेल मंत्रालय का एक अलग विभाग है। ऐसा हमको पता होना चाहिए कि ये विभागीय समितियों की संख्या कुल कितनी है। पिछली कक्षा में हम बता दिए, आप लोग जाके पिछला वीडियो में देख सकते हैं। समिति का एक स्पेशल वीडियो हम बनाए, उसमें पूरा बता दिए हम, ठीक है ना। ये जो समितियां होती है, विभागीय समिति है, 24 प्रकार की विभागीय समिति होती है, ठीक है। जिसमें लोकसभा में कितना है? 16 है। और राज्यसभा में कितना विभागीय समिति है? 8 विभागीय समिति है, ठीक है ना। सब जांच करने के लिए होता है। तो जैसे रक्षा मंत्रालय वाला विभागीय समिति है, रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड बजट की जांच करेगी, ठीक है। और विदेश मंत्रालय वाला जो विभागीय समिति है, विदेश मंत्रालय से रिलेटेड जो भी है बजट, उसकी क्या करेगी? जांच करेगी। तो ये विभागीय समितियों के द्वारा क्या हो गया? जांच हो गया। इसके बाद है अनुदान मांग और कटौती प्रस्ताव। तो अनुदान मांग और कटौती प्रस्ताव को समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए अनुदान मांग क्या है? अनुदान मांग क्या है? तो सरकार के विभिन्न प्रकार की मांग, सरकार के विभिन्न प्रकार की जो मांग होती है, देखिए सरकार मांग करेगी, सरकार कहेगी सुनिए हमको 10,000 करोड़ रुपया चाहिए। कोई पूछेगा काहे कहती बाबू? तो 10,000 करोड़ रुपया हमको चाहिए, हमारा क्षेत्र में क्या करना है? हमारा चेवड़ा में के खौर कटवाना है, उसके लिए 10 करोड़ रुपया लगेगा। कौन दिक्कत है? ऐसा नहीं मांग करता है, बिना मतलब का मांग करता है सरकार। कौन दिक्कत समझने में? हाँ, सरकार का जो भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, उसका जो भी सांसद हो, जो भी नेता हो, ये सब छोटा बिना मतलब का मांग करता है। कौन दिक्कत समझने में? कोनो काम वाला काम करेगा नहीं, ठीक है। आम पब्लिक भी हो करते रहती है, ठीक है। चलिए उसे कोनो मतलब नहीं है। हम लोग का सरकार बहुत अच्छी है, सरकार के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो भविष्य की सरकारें हो, चाहे वो वर्तमान की सरकारें हो। सरकार सब कुछ हो लो, सरकार सब कुछ है, ठीक है ना। सरकार है तो हम, सरकार है तो हम, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत समझने में? तो देखिए सरकार जो विभिन्न प्रकार की मांग करती है कि हमको इतना चाहिए, हमको इस काम के लिए इतना चाहिए,
इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, इसे ही कहा जाता है अनुदान मांग। लेकिन याद करके रखिए, सरकार जो मांग रखेगी अपना का उनकी मांग की भरपाई हो जाएगी। समझ, शादी ब्याह वाला मांग थोड़े हो लो ना, ये मांग है भाई, करोड़ों का सवाल है। तब विपक्ष इसमें सवाल उठाएगा, तब विपक्ष क्या करता है कि सरकार का जो अनुपूरक अनुदान मांग होता है ना, इस अनुदान मांग के खिलाफ कटौती प्रस्ताव ला देता है। क्या ला देता है? कटौती प्रस्ताव। तो क्वेश्चन पूछेगा, अनुदान मांग कौन रखता है? सरकार का पक्ष। कौन रखता है? सरकार का पक्ष। कटौती प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष। कटौती प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष। अब हम समझेंगे इस कटौती प्रस्ताव के बारे में। तो ये कटौती प्रस्ताव मुख्य रूप से विपक्ष जो होता है लाता है, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का कटौती प्रस्ताव होता है? 3 प्रकार का। एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है आर्थिक कटौती, एक होता है सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। अनास, अनास सुने? अनास सुने? अनास नहीं सुने हैं? अनास नहीं सुने हैं? अरे अनारस अनास हो गया, तो अनास, अनास, आ से आर्थिक कटौती, न से नीतिगत कटौती और स से सांकेतिक कटौती। स से सांकेतिक कटौती, अनास हो गया। कौन दिखा समझ में? तो कटौती प्रस्ताव में कितना प्रकार का कटौती होता है? अनास। कितना प्रकार का कटौती होता है? अनास। यानी कि आर्थिक कटौती, नीतिगत कटौती और सांकेतिक कटौती। आर्थिक कटौती, नीतिगत कटौती और सांकेतिक कटौती। कटौती प्रस्ताव में कितने प्रकार के कटौती होते हैं? 3 प्रकार के। आर्थिक कटौती, नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नीतिगत कटौती देखिए। नीतिगत कटौती में जानते हैं क्या होता है? सरकार का जो नीति है ना, नीति, तो सरकार के नीति के विरुद्ध लाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। अब विपक्ष जो है ना, यह सरकार के नीति के विरुद्ध लाता है। कौन? संपूर्ण जो नीति है ना, सरकार की संपूर्ण नीति, तो नीति के विरुद्ध लाता है कौन सा? नीतिगत कटौती। इसमें क्या करता है ना कि सरकार जो भी अपना मांग रखा होता है कि इतना करोड़ रुपया हमको चाहिए इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, वो जो पैसा है ना उसको काट काट के लिया के 1 रुपया पर छोड़ देता है। अब बाद में सरकार पक्ष के लोग को 1 रुपया दे दिया था, लीजिए 1 रुपया में जो करना है कीजिए। अब बताइए बाबू लोग, तो ये क्या है? यही है नीतिगत कटौती। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नीतिगत कटौती में सरकार के जो भी मांग होती है उसको कितना कर दिया जाता है? 1 रुपया। चाहे 1 रुपया पर सरकार को लाख खरा किस कटौती में किया जाता है? नीतिगत कटौती में किया जाता है। किस कटौती में? नीतिगत कटौती में। इसके बाद है आर्थिक कटौती। देखिए आर्थिक कटौती सरकार के अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। ठीक है, जब सरकार के अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वह पूर्ण रूप से जो है बेबस हो जाए, पूर्ण रूप से एकदम छिन्न भिन्न हो जाए। ठीक है ना, सरकार का अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सरकार का अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है जब पूर्ण रूप से माने एकदम गड़बड़ हो जाए, पूरा करप्शन भर जाए सरकार के अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, तब क्या किया जाएगा? विपक्ष के द्वारा आर्थिक कटौती का प्रस्ताव लाया जाएगा। और आर्थिक कटौती में क्या किया जाता है कि सरकार के संपूर्ण नीति, यहां तक कि अर्थव्यवस्था का जितना भी मॉडल है उसको गलत ठहराया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। किसमें? आर्थिक कटौती में। क्वेश्चन पूछेगा, विपक्ष के द्वारा सरकार के अर्थव्यवस्था के मॉडल को गलत ठहराया जा रहा है, तो इसके लिए विपक्ष के द्वारा किस प्रस्ताव को लाया जाता है? आर्थिक कटौती। चाहे विपक्ष के द्वारा जब सरकार के संपूर्ण नीतियों का नीतियों को गलत ठहराया जाए, तो इसके लिए विपक्ष को कौन सा कटौती प्रस्ताव लाना होगा? आर्थिक कटौती। कौन सा? आर्थिक कटौती प्रस्ताव। यही टाइप के प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का कौन सा सबसे लास्ट वाला? सांकेतिक कटौती। देखिए सांकेतिक कटौती में खाली संकेत दिया जाता है। देखिए ये जांच करने के लिए कि सरकार बहुमत में है कि नहीं है। ठीक है, अब ला दी हम सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती का एक नियम है कि सांकेतिक कटौती में मात्र 100 रुपया काटा जाता है। कितना रुपया काटा जाता है? अब एक बात बताइए, सांकेतिक कटौती हम ला रहे हैं कितना रुपया काटने के लिए? 100 रुपया काटने के लिए। अगर मान लीजिए कि सांकेतिक कटौती जो है पास हो गया, सांकेतिक कटौती क्या हो गया? पास हो गया। एक मतलब यह हुआ कि जो सांकेतिक कटौती लाया है ना उसके पास 50% से एक अधिक वोट है, तबे ना पास हुआ। अब बताइए सांकेतिक कटौती लाया कौन है? विपक्ष। और जब विपक्ष के पास 50% से एक अधिक सीट है तो वही तो सत्ता पक्ष होगा भाई।
तो सांकेतिक कटौती जो है सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया जाता है कि सरकार बहुमत में है कि नहीं, सरकार बहुमत में है कि नहीं। तो सरकार की बहुमत की जांच करने के लिए सांकेतिक कटौती लाया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के द्वारा 100 रुपया के कटौती की बात कही जाती है कि मात्र 100 रुपया काटना है। 100 रुपया काटना है, जैसे 5 करोड़ मांग कर लो तो 100 रुपये में काट दो, बता है। तो यह तीनों कटौती प्रस्ताव लाता कौन है? विपक्ष। कटौती प्रस्ताव लाता कौन है? किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ या सत्ता पक्ष के खिलाफ? किसके खिलाफ? अभी तीनों कटौती प्रस्ताव में अगर कोनो कटौती प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। क्या कि पास होने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए, ठीक है। 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाएगी तो सरकार अपने आप क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो ये था हम लोग का क्या? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए अनुदान मांग और कटौती प्रस्ताव। अब हमको देखना है विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक। इसके बाद हम लोग अनुपूरक मांग के बारे में देखेंगे, ठीक है। अनुपूरक मांग के बाद हम लोग देखेंगे अनुपूरक मांग के बारे में। अनुपूरक मांग के बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद अनुपूरक मांग के बाद ग्लोटिन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ग्लोटिन क्या है? अतिरिक्त मांग के बारे में देखेंगे। कंगारू प्रस्ताव के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो शक्ति है उस शक्ति में कौन ज्यादा प्रभावशाली है इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको लोकसभा के सीटों का वितरण भारत में बता देंगे। राज्यसभा के सीटों के वितरण पर हम क्लास बना दिए हैं एगो कि राज्यसभा में भारत के किस राज्य को कितना सीट मिला हुआ है, उसको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। लोकसभा वाला हम वीडियो इसके बाद यानी कल जो है इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे और कल इसको क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और कल हम लोग का भाग 5 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाग 6 की दुनिया में हम लोग क्या करेंगे? यात्रा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।